ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सनातन के अपमान पर सीएम योगी क्या कह रहे हैं, आज सबसे पहले आपको बताने वाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में दूसरे दिन सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव हुआ। टकराव चरम पर पहुंचा। राम मंदिर और सनातन के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया और संदेश दिया कि आस्था का मान बर्दाश्त नहीं किया जाए। साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी रौद्र अवतार में दिखे और उनके निशाने पर रहे विपक्षी दल। योगी ने विपक्ष के एक एक वार पर चुन चुन कर पलटवार किया, जिसमें सबसे अहम था अयोध्या और सनातन के अपमान का मुद्दा। आज ये आस्था की बात करते हैं, जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं। दरअसल यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा था, मगर विपक्ष ने राम मंदिर दान चोरी मुद्दा उछाले रखा, हंगामा करता रहा, जिसके बाद योगी आक्रामक मुद्रा में आ गए। योगी ने साफ कहा कि जिस पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, अब वही पार्टी संतों को बदनाम कर रही है। साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना, उन 1100 कर्मचारियों को जो राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में लाखों श्रद्धालुओं को सुविधाजनक तरीके से दर्शन कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। दिन रात, सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी स्थिति में दर्शन कराने में अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को अच्छा बनाने में योगदान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना। योगी ने विपक्ष पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया, तो यह भी साफ कर दिया कि दान चोरी में जो भी शामिल हैं, उन सब का हिसाब हो रहा है। FIR लॉन्च हुई। FIR लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए, जिनमें 6 लोग चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए या धनराशि को इधर उधर करते हुए देखे गए। उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। विधानसभा में योगी का गुस्सा क्यों भड़का, उसकी वजह भी समझिए। दरअसल विपक्ष ने पहले दिन पेपर लीक और राम मंदिर के दान चोरी के मुद्दे पर सदन नहीं चलने दिया। दूसरे दिन योगी सरकार ने प्रदेश के विकास कार्यों के लिए 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, लेकिन बजट पेश होने के बाद भी सदन में जोरदार हंगामा जारी रहा। विपक्ष के विरोध के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना पूरा संबोधन नहीं दे सके। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर विपक्ष के लगातार शोर शराबे की वजह से विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके बाद सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस दल की राजनीति ही हल्ला बोल पर आधारित रही हो, उससे लोकतांत्रिक आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना ये समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। इन्होंने हमेशा से इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो, वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। विधानसभा के अंदर ही नहीं, बाहर भी योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और सदन स्थगित होने के बाद भी विपक्ष पर योगी का प्रहार जारी रहा। बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और ये आक्षेप कौन लगा रहा है? ये आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि
और भगवान श्री राम का अपमान किया है। क्या यह सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? योगी ने अपने तेवर से साफ कर दिया कि विपक्ष का हंगामा प्लान नहीं चलने वाला। सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन राम मंदिर में दान चोरी को मुद्दा बनाकर सदन की कार्रवाई बाधित करने की साजिश नहीं चली। पूरी तरह से विपक्ष हतोत्साहित है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं विपक्ष, मुख्यमंत्री को भी नहीं बोलने दे रहे हैं सदन के अंदर। ये उनके जो चरित्र है पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसका राजनीतिक जीवन प्रभु राम के नाम पर चुनाव जीतकर और राजनीति करने से जुड़ा रहा। आज जब उन्हीं के चंदा चोरी का विषय कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उठाया, तो उस विषय को वो उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, या वो उसको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते कि तत्काल उस पर चर्चा हो, जवाब नहीं देना चाहते। हमारे विपक्ष के साथी हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, चर्चा से दूर भाग रहे हैं, तो इस तरह का हंगामा कर रहे हैं। मेरी तो उनको एक सलाह है कि आइए सदन को चलाइए और अपनी बात आप रखिए, हम अपनी बात रखेंगे। फिलहाल विधानसभा का मॉनसून सत्र सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी अखाड़ा बन चुका है। सरकार विपक्ष पर हंगामे की राजनीति का आरोप लगा रही है, तो विपक्ष राम मंदिर और दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटा है। अब नजर अगले दिन की कार्रवाई पर है। देखना होगा कि सदन में विकास के मुद्दे पर चर्चा होती है या फिर एक बार फिर हंगामा ही सुर्खियां बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा में भी राम मंदिर पर जबरदस्त हंगामा हुआ और आज भी विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच बहस हुई। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ कांवड़ यात्रा हो रही है तो दूसरी तरफ चहलुम और का जुलूस शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया जा रहा। ऐसे में योगी सरकार ने संदेश एक ही दिया, धर्म कोई भी, आस्था कोई भी हो, विश्वास कोई भी हो, आयोजन कोई भी हो, कानून और गाइडलाइंस सबके लिए समान है। अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। कांवड़ यात्रा और चहल्लुम, योगी फोर्स का डबल चैलेंज। धर्म कोई भी, आयोजन कोई भी, यूपी में गाइडलाइन वही रहेगी। आज हिंदू पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है, तो मुसलमान भी अपने पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है। योगी फोर्स के सामने आज डबल चैलेंज था। एक तरफ चहल्लुम का जुलूस निकाला गया तो दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा भी जारी है। ऐसे में कांवड़ मार्ग से लेकर चहल्लुम जुलूस के रूट तक यूपी पुलिस की कड़ी नजर थी। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के तमाम संवेदनशील जिलों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात की गई। मकसद एक ही था कि कांवड़ यात्रा और चहल्लुम का आयोजन पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता, तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से। लखनऊ में नाजिम शाह इमामबाड़ा से ताल कटोरा करबला तक चहल्लुम का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए पूरे पश्चिमी जोन को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया था। 10 कंपनी पीएसी, अर्धसैनिक बल और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाया गया। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की गई। ऊंची इमारतों पर रूफटॉप ड्यूटी लगाई गई। क्यूआरटी, पीआरवी, डायल 112 और क्लस्टर मोबाइल लगातार पेट्रोलिंग करते रहे।
ताकि सावन में चेहल्लुम के दौरान किसी भी तरह के टकराव की स्थिति न पैदा हो जाए। योगी फोर्स की सबसे बड़ी चुनौती उन इलाकों में है जहां कांवड़ यात्रा और चेहल्लुम का जुलूस एक ही रूट से गुजरता है। इसे देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस ने सड़कों को 2 हिस्सों में बांट दिया। बीच में करीब 10-10 फीट ऊंचे पर्दे लगाए गए ताकि एक तरफ कांवड़िए गुजरें, दूसरी ओर चेहल्लुम का जुलूस निकले। हमने एक लेन जो है वो कांवड़ की वैसे भी रिजर्व कर रखा है, तो उस लेन पे कांवड़ वैसे भी चल ही रही है और बाकी लेन पे हमारा ट्रैफिक चल रहा है। और वो जो चेहल्लुम का जुलूस है, उनसे बात हो गई है, उनका उस पे पार्ट 170 मीटर का सिर्फ वो स्ट्रेच है। मात्र 170 मीटर के स्ट्रेच में 10 मिनट में वो जो जुलूस है दोनों एक साथ चलेंगे और फिर अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में वो लोग चले जाएंगे। दरअसल इस वक्त सावन का पावन महीना चल रहा है और इसी बीच चेहल्लुम, 12 वफात, जन्माष्टमी, विधानसभा सत्र और कई परीक्षाएं भी हैं, जिसे देखते हुए 30 सितंबर तक लखनऊ कमिश्नरेट में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। अब बिना अनुमति के ना तो कोई धरना प्रदर्शन हो सकेगा और ना ही कोई ड्रोन उड़ा सकेगा। इसके साथ साथ तमाम जुलूस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि चेहल्लुम, इसके साथ साथ आगामी दिनों में जन्माष्टमी का त्यौहार है और भी तमाम चीज़ों को देखते हुए राजधानी लखनऊ में ये कड़ा प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। कांवड़ पथ पर भी योगी फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है ताकि कोई उपद्रवी या कट्टरपंथी किसी तरह से माहौल ना खराब कर सके। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों के साथ अब बड़े डीजे कांवड़ भी यूपी बॉर्डर तक पहुंचने लगे हैं। लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर में पुलिस की नजर सिर्फ सुरक्षा पर नहीं बल्कि डीजे के साइज पर भी है। यूपी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 10 फीट ऊंचाई और 12 फीट चौड़ाई से बड़े डीजे कांवड़ को यूपी में एंट्री नहीं दी जा रही। बॉर्डर पर पुलिस हर डीजे कांवड़ को नाप रही है। तय मानकों का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए का चालान भी किया गया। मैं आपसे दोबारा कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से दोबारा अपील करना चाहूंगा कि जो शासन के निर्देश है उसका लोग परिपालन करें। साथ ही साथ इस महापर्व को, जो कि बहुत ही शुभ पर्व होता है हमारे लिए, उसको जो है सकुशल संपन्न कराने में पुलिस का, प्रशासन का सहयोग प्रदान करें। हालांकि कुछ कांवड़ियों का कहना है कि गाइडलाइन का पालन करने के बावजूद उन्हें रोका जा रहा है। काफी वार्निंग मिली है, काफी पुलिस आ चुकी है, अब भी परेशान करा जा रहा है कि गाइडलाइन में लगाने के बाद भी सेटअप को हमें कि सेटअप को और छोटा करो। हरिद्वार जा रहे थे, हरिद्वार जाने के लिए उन्होंने रोक दिया कि अगर हरिद्वार साहब सेटअप लगाकर आओगे तो जो यूपी की गाइडलाइन है यूपी में ही लगाना, हमारे उत्तराखंड की गाइडलाइन अलग है। यूपी में आने के बाद भी यही परेशान कर रखा है यहाँ पर। लेकिन योगी फोर्स का मैसेज क्लियर है, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। यूपी में नियम सबके लिए एक है और एक्शन भी एक, चाहे चेहल्लुम का जुलूस हो या कांवड़ यात्रा, गाइडलाइन सबके लिए समान रहेंगी। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच मदरसों को आतंक का अड्डा कहे जाने पर उत्तर प्रदेश में विवाद हो चला है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर घमासान है। आरोप के जवाब में आरोप हैं और चूंकि मामला मदरसे का है लिहाजा मौलाना भी भड़के हुए हैं। हाँ की एक समृद्ध परंपरा है, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र भक्ति की एक समृद्ध परंपरा है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। आज अजीब तुरफा तमाशा है, उनको आतंकवाद के अड्डे कहे जा रहे हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। मदरसों का सच आया सामने तो नफरती बौखला गए। मदरसों में शिक्षा के नाम पर चल रहे देश विरोधी गतिविधियों की पोल खुलते कट्टरपंथी भड़क गए। लव जिहाद, जबरन धर्मांतर, यौन शोषण, दंगाई और कट्टरपंथियों का सबसे सेफ पनाहगाह, हिंदुओं से नफरत की फैक्ट्री, आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता, देश को तोड़ने के लिए विदेशी फंडिंग, ये मदरसों की हिस्ट्री है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन से लेकर यूपी के डिप्टी सीएम तक कट्टरपंथियों को मदरसों का सच बताया, आईना दिखाया तो आग बबूला हो गए, धमकी देने लगे। ये आतंकवादियों के अड्डे हैं। मैं उनके इस बयान की सख्त अल्फाज में निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं। आज उन्हीं वतन परस्त मदरसों और उन्हीं देश से प्रेम करने वाले उलमा और छात्रों को दहशतगर्द कहा जा रहा है।
मदरसे के नाम पर एंटी इंडिया और एंटी हिंदू की फैक्ट्री पर योगी का एक्शन लगातार जारी है। योगी का बुलडोजर मदरसों पर गरज रहा और यही कारण है कि कट्टरपंथी भड़के हुए हैं और जहर उगल रहे हैं। कोई पहली बार है क्या? ये तो वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हो आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। मदरसों की आड़ में कट्टरपंथी आतंक की दुकान चला रहे हैं। 2019 में यूपी के बिजनौर के एक मदरसे से हथियारों का जखीरा मिला। 2022 में सहारनपुर के मदरसे से अलकायदा का आतंकी पकड़ा गया। 2024 में मदरसे में जाली नोट और नोट छापने की मशीन पकड़ी गई। 2024 में ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए हिंसा में मदरसे से जुड़े कट्टरपंथियों के नाम सामने आए। जुलाई 2026 में गुजरात से 13 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए। सभी मदरसे की आड़ में आतंकी साजिश रच रहे, बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे, लेकिन इसके बाद भी मौलाना मदरसों को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि कट्टरपंथियों को पता अवैध धंधा ही उनकी कमाई का सोर्स है। अपराध और आतंक का अड्डा बन चुके मदरसों पर योगी का बुलडोजर फुल स्पीड में चल रहा है। अवैध मदरसे गिराए जा रहे हैं, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सील किए जा चुके हैं। यूपी में मदरसों पर योगी आदित्यनाथ ने अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। योगी कैबिनेट की बैठक में मदरसे को लेकर सबसे बड़ा फैसला हुआ। यूपी के मदरसों में अब कामिल और फाजिल की डिग्री पर रोक लगा दी गई, यानी मदरसे में होने वाली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पर रोक लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मदरसा बोर्ड को जो डायरेक्शन मिले थे सुप्रीम कोर्ट के कि जो यूजी और पीजी की जो डिग्री है मदरसा बोर्ड की, उसको किसी यूनिवर्सिटी से संबंध करके और जो हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के छात्र हैं उनके एक उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित किया जाए, इस दिशा में प्रदेश की योगी सरकार पूरी संजीदगी से काम कर रही है। देखिए, ऐसा है कि आज समय है कि विद्यार्थियों को ऐसी आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए जहां पर वो इस प्रदेश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। ये आमिल फाजिल काजिल डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है। मदरसों में बच्चों की तालीम के नाम पर अब कट्टरपंथी और नफरतियों का धंधा यूपी में नहीं चलेगा। कट्टरपंथ के हर अड्डे को योगी आदित्यनाथ मिट्टी में मिलाने का प्रण ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमित। और बात खबर के असर की, जिसकी बदौलत रांची में 11 दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के हिस्से में अब जीत आई है। झारखंड सरकार ने ऐलान किया कि छात्रों से बात करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी और 3 महीने में इस कमेटी को रिपोर्ट भी देनी होगी। लेकिन सवाल एक और है, सवाल है कि आखिर दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक्शन में नजर आने वाला विपक्ष रांची के प्रदर्शन पर मौन क्यों है? रांची में सीएम हाउस से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर आंदोलन कर रहे छात्रों की आज जीत हुई। थोड़ी ही सही, इन प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग पूरी हुई है। पिछले 11 दिनों से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए इन छात्रों ने जी न्यूज का धन्यवाद किया और माना कि उनकी आवाज को जी न्यूज ने एक राष्ट्रीय मंच दिलाया। कि जैसा भी हो आप कर रहे हैं और हमारी बातों को प्रमुखता से आप सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। जी न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ को नेशनल लेवल तक दिखाया जा रहा है। मेन मुद्दा सभी जी न्यूज़ मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि हम लोग मुद्दों को नेशनल तक पहुंचाए। इससे पहले कई भी हमारे राज्य में आंदोलन हुए हैं सर, लेकिन वो झारखंड राज्य तक ही दब जाते थे। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप कम से कम रांची के छात्रों के हित का भी प्रमुखता से देश स्तर पर दिखाने और पहुंचाने का काम किए। और दरअसल आज झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ऐलान किया कि वो जेपीएससी पेपर लीक पर कमेटी का गठन करेगी और अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। झारखंड सरकार ने जेपीएससी पेपर लीक में कमेटी का गठन यूं ही नहीं किया। जी न्यूज पर खबर दिखाने के बाद सरकार जागी। खास बात यह है कि कमेटी सीधे छात्रों से बात करेगी और 3 महीने में रिपोर्ट देगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने दावा किया, जांच निष्पक्ष और तथ्यपरक होगी ताकि छात्रों के मन में उठ रहे सभी सवालों का समाधान हो सके।
कार्रवाई लगातार हो रही है, त्वरित कार्रवाई हो रही है। कितने लोग जेल जा चुके हैं, कई एक और लोग जाने वाले हैं, और मुझे लगता है बड़ी से बड़ी शख्सियत का भी नाम आएगा, वो भी जेल जाएगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि बीजेपी ने कहा कि जांच कमेटी पर उसे भरोसा नहीं है, ये मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। बीजेपी सांसद ने सीबीआई से जांच की मांग का समर्थन किया। एपीसी बनने से कुछ नहीं होता है, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और सीबीआई इंक्वायरी होगी तो ही इसका समाधान निकलेगा। पिछले 7-8 साल से उन्होंने विद्यार्थियों को भाई भतीजावाद में, पैसे में, भ्रष्टाचार में ख़त्म कर दिया, और जो गरीब लोग हैं, जो तेज़ लोग हैं, जो तेज़ विद्यार्थी हैं, वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। हमारी पूरी स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता उस आंदोलन के साथ है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी मामले पर सीबीआई जांच की मांग की। छात्रों की आवाज को मंच देने के लिए जी न्यूज का धन्यवाद किया। सरकार बहुत हल्केपन में इन छात्रों के आंदोलन को लेने का काम करे। 3 महीना क्यों, तुरंत वहाँ के छात्र चाहते हैं कि आप निर्णय बताओ। सीबीआई जांच कराने में क्या शर्म आती है वहाँ की सरकार को? कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, कांग्रेस वहाँ क्यों मुंह दबा के बैठी हुई है? आप सभी लोगों ने प्रमुखता से हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का, हमारे छात्रों का जो प्रमुखता से बात उठाई है, उसके लिए चैनल्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जांच कमेटी का भरोसा एक बात है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग जस की तस है। धूप और बारिश का सामना कर अपना प्रदर्शन जारी रखे छात्रों ने आज भी दोहराया, सीबीआई जांच से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। तो पुनः हमारे पास आए और हमारी बातों को सुने, तभी हम लोग विश्वास करेंगे और हमारी मांगों को पूर्ण रूप से सुने, तभी हम लोग। सीबीआई जांच चाहिए और एक विश्वास चाहिए सरकार की तरफ से कि शिक्षा प्रणाली को इतना बेहतर बनाया जाए कि आगे ऐसा कभी ये हमें धरना देने की जरूरत ना पड़े सर। एक तरफ रांची में पिछले 11 दिनों से हजारों छात्र जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ ये मुद्दा आज दिल्ली में भी दिखा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल पर मौन साध लिया। उत्तर प्रदेश में यहीं पर यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों जो पार्टियां दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में खड़ी दिखी, वो रांची में प्रदर्शन को लेकर कुछ बोलने तक को तैयार क्यों नहीं है। यह हालत तब है जब दिल्ली में जो कुछ हुआ उसे दुनिया ने देखा, और जो रांची में चल रहा है उसे विपक्षी दल तवज्जो तक नहीं दे रहे। अंजीत श्रीवास्तव, जी मीडिया, रांची। हालांकि दिल्ली में विपक्ष एक्टिव है। E20 के विरोध में आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली की सड़कों पर मार्च किया। ये तस्वीरें उसी की है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को आप देख रहे हैं, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। इन्हीं के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीएम आवास जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें फिरोज शाह रोड पर रोक लिया। इसी के बाद अरविंद केजरीवाल अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बीच सड़क पर धरने पर बैठे, पीएम से मिलने की मांग की। फिरोज शाह रोड पर करीब 1.25 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि E20 पेट्रोल को अनिवार्य बनाने से आम वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ सकती है, पुरानी गाड़ियों पर इसका असर पड़ सकता है और लोगों को बिना विकल्प दिए नई व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। अभी पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है कि E20 जो है वो विड्रॉ किया जाए। E20 जनता के खिलाफ है और प्रधानमंत्री जी को ट्रंप का दबाव नहीं मानना चाहिए। गोवा के अंदर हमारे 2 MLA हैं, गुजरात के अंदर हमारे 5 MLA हैं, गुजरात में और जम्मू कश्मीर में 1 MLA है। तो जम्मू कश्मीर, गुजरात और गोवा में भी हमारे MLAs जो हैं वो प्रस्ताव पेश करेंगे। पास होगा कि नहीं होगा हमें मालूम है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट्स हैं इन दोनों राज्यों में, तो कम से कम गुजरात में और गोवा में, तो वो पास तो नहीं होने देंगे, लेकिन हम पेश करेंगे उन दोनों जगह भी प्रस्ताव की E20 को विड्रॉ किया जाए। अब आपको एक इक्वेशन दिखाता हूं जो बहुत दिलचस्प समीकरण बनती हुई दिखाई पड़ रही है। पहले मेरे पीछे की तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आज की। इस तस्वीर की बमुश्किल 11-12 घंटे की तस्वीर सामने आई थी बांकीपुर से, जहां बीजेपी लगभग 3 दशक से परंपरागत जीत वाली सीट को हार गई। लेकिन इसी के साथ दिल्ली में मंथन शुरू हुआ है, कहा जा रहा है। उपचुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। चाहे सिर्फ विकास पर चर्चा थी या बिहार की बदली राजनीतिक तस्वीर पर अगली रणनीति के लिए मंथन।
बांकीपुर उपचुनाव में करारी हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार की ये मुलाकात क्या कहती है? दिल्ली के संसद भवन में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की अहम मुलाकात हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद रहे। मुलाकात करीब 25 मिनट चली। आधिकारिक तौर पर इसे बिहार के विकास और केंद्र राज्य समन्वय पर चर्चा बताया गया। वो कटसी कॉल था और कटसी कॉल के लिए गए। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी सदैव चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम सबको मिल के बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है और बिहार को विकसित बिहार बनाना है। हालांकि इस मुलाकात की बड़ी वजह बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को माना जा रहा है। बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर पार्टी को करारी हार मिली। राज्यसभा जाने के बाद नितिन नवीन की सीट छोड़ने पर हुए उपचुनाव में बीजेपी अपनी परंपरागत सीट बचा नहीं सकी। नहीं, बांकीपुर की जीत को इस तरीके से देखते हैं कि बिहार की जनता ने भाजपा के नेतृत्व को, एनडीए के नेतृत्व को ये संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में एक बेहतर व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाइए और जिन वादों के साथ आप सरकार में आए हैं उन वादों पर फोकस कीजिए। अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति, गमछा देखकर गोली मारने की जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, वो बंद होना चाहिए और बिहार में शिक्षा, रोजगार और पलायन की बात होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में बिहार में मिली हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात के अलग मायने हैं। एनडीए की भीतर रणनीति पर मंथन का संकेत है। पीके की जीत के बाद बदले पॉलिटिकल समीकरणों पर चर्चा है। बीजेपी जेडीयू के बीच बेहतर समन्वय की कोशिश है। दरअसल पहली बार चुनाव लड़ते हुए जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने बीजेपी के 3 दशक पुराने गढ़ में सेंध लगा। ऐसे में एनडीए अपनी रणनीति की नए सिरे से समीक्षा कर सकता है। हालांकि एनडीए की तरफ से इसे सामान्य और बिहार के विकास से जुड़ी बैठक बताया गया, जबकि विपक्ष इसे उपचुनाव में हार के बाद की राजनीतिक कवायद के तौर पर पेश कर रहा है। दिल्ली से इंग्लिश पांडे के साथ रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन एक और रिपोर्ट है जो आपको मैं आगे दिखाने जा रहा हूं। अयोध्या राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दान चोरी का मामला सामने आया। इस पर जांच तेज भी हुई। मंदिर प्रशासन का कहना यह भी है कि उन्होंने खुद चिन्हित किया कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, उनको हटा दिया गया। अब इसमें एजेंसी से जांच की मांग की जा रही है। तो देश के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में दान चोरी पर महाराष्ट्र की राजनीति क्या कहती है, ये भी आपको दिखाते हैं। गणपति बप्पा पहले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में दान चोरी, फिर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का खुलासा और अब सिद्धि विनायक मंदिर में भ्रष्टाचार। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर की दान पेटी में कथित अनियमितताओं और घोटालों के आरोपों को लेकर सियासत भी तेज हो गई। इतना ही नहीं, अब इस मामले में सिर्फ आरोप ही नहीं बल्कि मंदिर की आय के आधिकारिक आंकड़े और कर्मचारियों से जुड़ी जानकारियां भी सामने आ रही हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने ट्रस्टियों के पत्र का हवाला देकर दान चोरी पर सवाल उठाए, तो इस पूरे विवाद पर ट्रस्ट की सफाई भी सामने आई। जी न्यूज से खास बातचीत करते हुए सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवरकर ने कहा कि पूरे मामले की जांच पहले से जारी है और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करीबन 40 लाख ये एक वीक में कम दिख रहे हैं और इसका मतलब ऐसा है कि 17-18 करोड़ साल का कम दिख रहा है। तो कम दिख रहे हैं ये अगर गवर्नमेंट को, और उसका इंक्वायरी होना चाहिए क्यों कम है। हम मांग की थी कि ये जो डिफरेंस दिख रहा है वो क्यों डिफरेंस है, क्योंकि पहले ट्रस्ट अलग थे, पहले काम करने वाले लोग अलग थे, तो इंक्वायरी होना जरूरी था। इसलिए हमारे जो ट्रस्टी है उन्होंने वो लेटर लिखा था। राज ठाकरे ने मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जांच के लिए लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाए थे कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए की चोरी हो रही थी। कुछ ट्रस्टियों ने खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखकर ये बात बताई। मंदिर से चोरी करने के आरोप में कुछ कर्मचारियों को पकड़ा गया। पहले हफ्ते का चढ़ावा 50 लाख रुपए भी नहीं आता था, लेकिन जैसे ही कार्रवाई हुई ये अचानक बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए प्रति हफ्ता हो गई।
आखिर ये पैसा इतने सालों में किसकी जेब में जा रहा था? दान चोरी पर सियासत के बीच सिद्धिविनायक ट्रस्ट की जांच भी पूरे जोरों पर है और एक एक कर आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं। अब तक 9 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इन सभी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सबसे पहले राजेंद्र पेंडुकर को गिरफ्तार किया गया, जो दान पेटी से 10,000 रुपए चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। कुछ यहाँ जो हमारी दान पेटी है, वो दान पेटी नीचे ऊपर करते समय कोई उसमें से पैसा निकाल रहा है, ये जब भी पता चला तभी हमारे यहाँ जो सीसीटीवी है और कैमरे, ये करीबन 125 कैमरे यहाँ लगा गए। करीबन 9 लोग थे, 9 लोग की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में की गई। पुलिस ने एफआईआर दाखिल किया, उनको अरेस्ट किया और करीबन 5 दिन या 6 दिन हर जैसे जैसे भी ये पकड़ा गए वैसे ये लोग जेल में थे। इसी बीच मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय आंकड़े भी सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि पिछले 4 सालों में मंदिर की कुल आय लगातार बढ़ी। सिद्धिविनायक मंदिर के रिकॉर्ड के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कुल आय 106.39 करोड़ रुपए थी। साल 2023-2024 में यह आय बढ़कर 114.69 करोड़ हुई। 2024-2025 में मंदिर की आय 134.35 करोड़ तक पहुंची और 2025-2026 में मंदिर में कुल 182.66 करोड़ का दान आया। अब आपको पूर्वोत्तर के राज्य असम की तस्वीर दिखाता हूं। असम में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी, घर गलियां सड़कें जलमग्न हैं। बाढ़ का पानी भले ही धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन इस प्रकोप ने लोगों को ऐसे जख्म दिए जिसको भरने में बरसों लगे। आपको दिखाते हैं असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों से ये ग्राउंड रिपोर्ट। पूरे हिंदुस्तान में मॉनसून कहर मचा रहा है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक जल प्रहार से हाहाकार है। लेकिन सबसे बुरा हाल असम का है, जहां यूं तो हर साल बाढ़ आती है, मगर इस बार कुदरत ने जबरदस्त तबाही मचाई है। लोगों ने पिछले 50 साल में ऐसी बाढ़ पहली बार देखी, जिसमें घर, गांव, गलियां, सड़क सब पानी में डूब गए। मलबे से भरे घर, बिखरा पड़ा सामान, सैलाब में डूबे खेत असम में आई कुदरती आफत की गवाही दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं असम के शिवसागर जिले की, जहां जी मीडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। हमको मालूम नहीं था, वो 6 बजे तक हमारा भीतर में पानी घुस गया और मामा को बोला पानी आ रहा है। आप घर में ही थे? हाँ, घर में ही थे और माँ को मैं निकाल कर बाहर लेकर गया। जो बाढ़ का कहर आया था, मतलब यहाँ का तो हालत एकदम एक बार खराब हो गया। जो ये आपको बताने का लायक कुछ भी नहीं बचा है। मतलब यहाँ बाढ़ का पानी भले ही धीरे धीरे कम हो रहा है, मगर बादलों के प्रकोप ने लोगों को ऐसे जख्म दिए हैं जिसे भरने में बरसों लग जाएंगे। लोग बेबस हैं, आंखों के सामने अपनी बर्बादी देखने को मजबूर हैं। सामान बिखरा पड़ा है, घर की जगह राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। तेजी से पानी बढ़ने से हमें बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए हम बाथरूम में इतना ऊपर से गया है। ऊपर से लगभग हर घर का मतलब सच से ही गया पानी, इधर से आदमी को निकालना पड़ा है। ये 1-2 लोगों की कहानी नहीं, बल्कि शिवसागर जिले के ज्यादातर लोगों का यही हाल है। 2 दिन तक हम कुछ खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, पानी भी नहीं मिला है खाने के लिए। वो बारिश का पानी पीकर हम 2 दिन वहाँ तक रहा। असम के 7 जिले चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाघाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर में बाढ़ ने सबसे ज्यादा कहर मचाया है। और बात जी न्यूज की मुहिम की, सरकार जनता की भलाई, लोगों की सुविधा के लिए अरबों रुपए की योजनाओं को पूरा करती है, लेकिन सिस्टम के अंदर दीमक की तरह बैठे लालची भ्रष्टाचारी योजनाओं को मिट्टी में मिलाने को तैयार रहते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया यूपी से, जहां 4200 करोड़ रुपए में तैयार लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पहली बारिश में खत्म हो गया। लखनऊ कानपुर 6 लेन एक्सप्रेसवे 4200 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट पहली ही बारिश नहीं झेल सका।
63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को बनाते वक्त दावा किया गया था कि 10 सालों तक इस एक्सप्रेसवे की कोई भी लेन टस से मस नहीं होगी। लेकिन 10 साल तो छोड़िए, एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के उतरने के 10 दिन के भीतर ही तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे पर गड्ढे होने की खबरें आने लगी और 4200 करोड़ का ये विशालकाय एक्सप्रेसवे पहली ही बारिश में उखड़ गया, जिसकी अब जगह जगह मरम्मत हो रही है। 6 लेन एक्सप्रेसवे 3 लेन कर दिया गया है और स्मूथ एक्सप्रेसवे पर रिपेयरिंग पैच चस्पा करने पड़ रहे हैं। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लगभग 30 फीट लंबा और लगभग 10 फीट चौड़ा एक गड्ढा हो गया, जिसकी रिपेयरिंग का काम यहाँ मौके पर चल रही है। कार्यदायी संस्था जो है वो रिपेयरिंग का काम करा रही है। यानी कि ये हालात हैं उस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को जिसको बहुत ही ज्यादा हाईटेक और मजबूत बताया गया था। एक्सप्रेसवे धंसने की वजह से इस पर जल जमाव और जगह जगह टूट फूट के वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। जी मीडिया की टीम ने इस 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर करीब 43 किलोमीटर तक का सफर तय करके एक्सप्रेसवे की हकीकत जानी। इस दौरान कानपुर से लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेसवे की लेन पर 2 जगह एक्सप्रेसवे धंसा मिला। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर 25 ऐसी जगहें मिली जहां जर्क नजर आया और एक्सप्रेसवे रिपेयरिंग की वजह से सड़क के बड़े हिस्से को सिंगल साइड लेन में तब्दील किया गया था। लगातार सामने आ रही तस्वीरों और शिकायतों के बाद अब पूरे एक्सप्रेसवे की जांच और जहां जरूरत महसूस हो रही है वहां मरम्मत का काम शुरू करवा दिया गया है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक्सप्रेसवे पे पानी रुक रहा है? नहीं, पानी कहीं नहीं रुक रहे सर, पानी कहीं रुक रहे हैं। खुद कैसे रहा, कैसे अपने आप को डिप्रेशन जैसा बनता जा रहा है तो उसी को हम रिपेयर कर रहे हैं सर। पानी कहीं आपने देखा होगा एक्सप्रेसवे में कहीं नहीं रुकता पानी। ये जो रिपेयरिंग का काम चल रहा है, ये किलोमीटर संख्या क्या है? 64 पे एक ब्रिज पोर्शन है सर। यहाँ थोड़ा सा ज्यादा डिप्रेशन आया है तो हम लोग इसको ही आइडेंटिफाई करके सुबह पूरा कंप्लीट करा दिया सर। आपको बता दें कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आने वाले दिनों में ट्रैफिक का लोड बढ़ने पर इस 6 लेन एक्सप्रेसवे को 10 लेन का किया जा सके। आज की तारीख में करीब 25,000 से ज्यादा गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस एक्सप्रेसवे से गुजरती हैं। लेकिन पहले ही बारिश ने जिस तरह इस मेगा प्रोजेक्ट को चोट पहुंचाई है, उसने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्नाव से ज्ञानेंद्र प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH Brought to you by MDH मसाले।